नवंबर साल 1983 में हॉकिंग शहर में मौजूद एक लैब में एक आदमी काफी डरा हुआ किसी से बचकर भाग रहा होता है। वो लैब से बचकर निकलने के लिए एक लिफ्ट में जाता है, मगर तभी कोई उसे ऊपर खींचकर मार देता है। अब कहानी में हम चार दोस्तों माइक, विल, लूकस और डस्टिन को देखते हैं। ये चारों मिलकर माइक के घर के बेसमेंट में डंजन्स एंड ड्रैगन्स नाम का एक बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। तभी माइक की मॉम आकर इनसे कहती हैं कि अब इन्हें गेम बंद करना होगा क्योंकि कल इन चारों को स्कूल भी जाना है। जिसके बाद ये चारों गेम बंद कर देते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। जाने से पहले डस्टिन माइक की बड़ी बहन नैन्सी से मिलता है, लेकिन नैन्सी डस्टिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर ये तीनों माइक के घर से अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर रास्ते में जब विल अपनी साइकिल से घर जा रहा होता है तो उसे रोड पर एक काला साया दिखता है, जिससे विल काफी डर जाता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो साइकिल के साथ जंगल में गिर जाता है। विल को एहसास होता है कि वो काला साया उसी की तरफ आ रहा है, इसीलिए विल अपनी साइकिल वहीं छोड़कर भागते हुए अपने घर में आ जाता है। लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं होता। विल एक गन उठाकर उस काले साये से बचने के लिए उसे लोड कर लेता है, मगर तभी यहाँ लाइट्स ब्लिंक होती हैं और विल यहाँ से गायब हो जाता है। अब अगले दिन विल की मॉम देखती है कि विल घर पर नहीं है। विल की मॉम का नाम जॉयस होता है। जॉयस अपने बड़े बेटे जोनाथन से विल के बारे में पूछती हैं। जोनाथन और जॉयस दोनों की ही कल नाइट शिफ्ट थी, इसलिए इन दोनों को ही विल के बारे में पता नहीं था कि कल रात माइक के घर से विल आया या नहीं। और अब ये जानकर जॉयस जोनाथन को काफी डांटती है और कहती है कि वो दोनों ही नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते, किसी एक को तो विल का ख्याल रखना ही होगा। फिर जॉयस माइक की मॉम को कॉल करती हैं और विल के बारे में पूछती हैं। माइक की मॉम जॉयस को बताती हैं कि विल तो कल रात ही यहाँ से चला गया था। अब ये जानकर जॉयस विल के लिए घबरा जाती है। जॉयस पुलिस स्टेशन जाकर विल की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। यहाँ जो पुलिस चीफ होता है उसका नाम हॉपर होता है, जो कि जॉयस का काफी अच्छा दोस्त भी होता है, इसीलिए वो तुरंत विल के मिसिंग केस पर काम करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से उसी लैब को देखते हैं जहाँ उस साइंटिस्ट की मौत हुई थी। और उस साइंटिस्ट की मौत के बाद इस पूरी लैब के डायरेक्टर यानी कि डॉक्टर ब्रेनर यहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर ब्रेनर कुछ लोगों के साथ लैब के बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ एक अजीब सी चीज निकल रही होती है और दो दुनियाओं के बीच एक पोर्टल बना होता है और इसी वजह से लैब के इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया होता है। यहाँ डॉक्टर ब्रेनर एक लड़की के बारे में भी बात कर रहे होते हैं जो कि इसी लैब में रहती थी, मगर अब वो यहाँ से भाग गई होती है। डॉक्टर ब्रेनर कहते हैं कि वो लड़की यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना चुराकर खाने लगती है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है, मगर वो आदमी इस लड़की की हालत देखकर समझ जाता है कि इसकी हालत ठीक नहीं है। इसीलिए वो आदमी इस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है और इससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। इस लड़की के हाथ पर 11 नंबर लिखा होता है और फिर ये लड़की कुछ टूटे फूटे वर्ड्स में रेस्टोरेंट के मालिक से कहती है कि मेरा नाम 11 है। इसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में कॉल करके उन्हें 11 के बारे में बताता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि 11 के पास टेलीकाइनेसिस जैसी सुपर पावर्स भी हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में जब विल के दोस्त स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि आज विल स्कूल नहीं आया है और फिर इन्हें पता चलता है कि इनका दोस्त मिसिंग हो गया है। यही हम नैन्सी को भी देखते हैं जो कि अपनी दोस्त बार्ब के साथ अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड स्टीव से मिलती है। वहीं स्कूल में पुलिस चीफ हॉपर विल के दोस्तों से विल के बारे में पूछते हैं कि वो किस रास्ते से अपने घर गया था। माइक, डस्टिन और लूकस हॉपर को बता देते हैं कि विल किस रास्ते से अपने घर गया था। इसके बाद हॉपर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ उसी रास्ते पर विल को ढूंढने जाते हैं। यहाँ इन्हें विल की साइकिल मिलती है, जिससे ये सब समझ जाते हैं कि विल के साथ जरूर कुछ तो बुरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विल की मॉम जॉयस जोनाथन के साथ हर जगह विल को ढूंढ रही होती हैं। जॉयस अपने एक्स हस्बैंड यानी कि विल के डैड को कॉल करती हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। तभी यहाँ हॉपर विल की साइकिल लेकर आ जाता है। हॉपर को लगता है कि विल गायब होने से पहले जरूर अपने घर आया होगा, इसीलिए रात में हॉपर सर्च टीम के साथ जंगलों में विल को ढूंढने जाता है। वहीं दूसरी तरफ विल के दोस्त माइक, लूकस और डस्टिन भी विल को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान डॉक्टर ब्रेनर के लोग 11 को ढूंढ लेते हैं और वो रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वो यहाँ आकर यहाँ के मालिक को मार देते हैं, मगर 11 इनसे बचकर भाग जाती है क्योंकि उसके पास टेलीकाइनेसिस जैसी सुपर पावर्स थी और वो अपने दिमाग से चीजों को मूव कर सकती थी और लोगों को मार भी सकती थी। 11 उन पावर्स की मदद से ही पहले भी लैब से भाग गई थी और दोबारा भी 11 इनसे बचकर भाग जाती है। यही विल के दोस्त विल को उन्हीं जंगलों में ढूंढने आ जाते हैं। 11 डॉक्टर ब्रेनर के लोगों से बचकर भाग रही होती है और विल के दोस्तों माइक, लूकस और डस्टिन को मिल जाती है। उसकी हालत देखकर माइक उसे अपने घर के बेसमेंट में ले आता है। ये तीनों से बात करते हैं और इन्हें पता चलता है कि उसका नाम 11 है। 11 इनसे कहती है कि उसके पीछे बुरे लोग पड़े हुए हैं, इसीलिए माइक 11 को अपने घर के बेसमेंट में छुपकर रहने देता है। दूसरी तरफ विल की मॉम जॉयस और जोनाथन विल के लिए काफी परेशान होते हैं और तभी इन्हें एक कॉल आती है जिसमें दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता और कुछ विस्परिंग जैसी आवाज आ रही होती है। जॉयस समझ जाती है कि दूसरी तरफ विल है, मगर तभी फोन में शॉर्ट सर्किट होता है,
जिससे कॉल कट हो जाती है। अब अगले दिन जोयस हॉपर को उसी कॉल के बारे में बताती है, लेकिन हॉपर को लगता है कि जोयस शायद अपने बेटे को खोने की वजह से सटिया गई है, इसीलिए हॉपर फोन कॉल वाली बात पर ध्यान नहीं देता और सर्च टीम के साथ विल को जंगलों में ढूंढता रहता है। अब इसके बाद हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहां स्टीव नैन्सी को अपने घर पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। फिर ये सब जोनाथन को देखते हैं, जो कि विल के मिसिंग पोस्टर लगा रहा होता है। नैन्सी जोनाथन के पास जाकर उससे बात करती है और कहती है कि तुम ज्यादा घबराओ मत, विल जल्दी ही मिल जाएगा। इसके बाद जोनाथन अपने डैड के घर चला जाता है। वो सोचता है कि हो सकता है कि विल यहाँ आ गया हो, लेकिन यहाँ आकर जोनाथन को पता चलता है कि विल यहाँ भी नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ विल के दोस्त माइक, डस्टिन और लूकस ये प्लान बनाते हैं कि वो 11 को यहाँ छुपकर नहीं रहने देंगे, बल्कि वो सबको बता देंगे। लेकिन 11 इन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि उसके पीछे बुरे लोग पड़े हुए हैं। इसके बाद 11 जब विल की पिक्चर को देखती है तो इन्हें बताती है कि उसे पता है कि विल कहाँ है। यहाँ इन तीनों को ये भी पता चल जाता है कि 11 के पास टेलीकाइनेसिस जैसी पावर्स हैं। वहीं हॉपर को रेस्टोरेंट में हुए रेस्टोरेंट के मालिक के मर्डर के बारे में पता चल जाता है और हॉपर वहां जाता है। हॉकिंस शहर में कई साल बाद ऐसा बड़ा हादसा हुआ होता है, इसीलिए हॉपर ये देखकर चौंक जाता है। हॉपर अब इस केस पर भी रिसर्च करना शुरू कर देता है। हॉपर को एक आदमी बताता है कि आखिरी बार जब वो रेस्टोरेंट के मालिक से मिला था तो वहाँ एक बच्चा आया था। ये जानकर हॉपर को लगता है कि शायद वो बच्चा विल होगा, इसीलिए हॉपर उस आदमी को विल की पिक्चर दिखाता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि वो विल नहीं था, बल्कि उसके बाल ऐसे थे जैसे उन्हें शेव किया गया हो। लेकिन हॉपर को अब भी यही लगता है कि वो विल ही होगा। हॉपर जंगलों में सर्च टीम के साथ विल को ढूंढना जारी रखता है और इसी दौरान हॉपर को एक टनल मिलती है जो कि उसी लैब की तरफ जा रही होती है। हॉपर सोचता है कि शायद विल के पीछे कोई पड़ा हो और विल उससे बचते हुए इस टनल को पार करके दूसरी तरफ चला गया हो, इसीलिए हॉपर अब लैब की तरफ जाने का फैसला करता है। वहीं नैन्सी अपनी दोस्त बार्ब के साथ स्टीव के घर पार्टी में जाती है। इसी दौरान विल का भाई जोनाथन जंगलों में अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। जोनाथन के पास एक कैमरा भी होता है और जोनाथन जंगलों के अंदर स्टीव के घर के पूल के पास पहुंच जाता है। जोनाथन इन सभी लोगों की पिक्चर्स लेने लगता है। वहीं जोयस को घर में एक बार फिर से विल की कॉल आती है और इस बार विल कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, मगर इस बार भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फोन खराब हो जाता है। इसके बाद विल के रूम में एक गाना खुद ही बजने लगता है। जोयस उसके रूम में जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता और तभी गाना खुद ही बंद हो जाता है और दीवार में से कोई चीज बाहर निकलने लगती है। ये देखकर जोयस डर जाती है और भागकर बाहर आती है, मगर विल के रूम में वही गाना फिर से बजने लगता है। जोयस दोबारा घर के अंदर जाती है। वहीं नैन्सी और बाकी सभी पूल में भीगने के बाद अपने कपड़े चेंज करने जाते हैं और नैन्सी की दोस्त बार्ब अकेले ही पूल के पास बैठी होती है, मगर तभी यहाँ एक मॉन्स्टर आकर बार्ब को अपने साथ ले जाता है। बार्ब की जब दोबारा आंखें खुलती हैं तो उसके सामने वही मॉन्स्टर होता है जो कि अब बार्ब को मार देता है। नैन्सी जब बाहर आती है तो उसे लगता है कि बार्ब अपने घर चली गई है, इसलिए नैन्सी भी अब अपने घर चली जाती है। अगले दिन नैन्सी स्कूल जाती है तो देखती है कि बार्ब आज स्कूल नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ विल के दोस्तों को 11 बताने की कोशिश करती है कि विल किसी मॉन्स्टर से छुप रहा है, इसलिए अब ये सब एक बार फिर से 11 के साथ मिलकर विल को ढूंढने का फैसला करते हैं। वहीं जोयस विल के रूम में बहुत सारी लाइट्स के साथ बैठी होती है। जोयस को लगता है कि विल लाइट्स के जरिए उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जोनाथन जोयस को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बस इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, लेकिन जोयस फिर भी नहीं मानती। जोयस कई सारी लाइट्स लेकर आती है और उन्हें दीवार पर एक एक इंग्लिश के अल्फाबेट के साथ लगा देती है ताकि वो लाइट के जरिए विल से बात कर सके। वहीं हॉपर उसी टनल के दूसरी तरफ यानी कि लैब के पास पहुंच जाता है। वो लैब के बाहर लगे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन लैब के लोग हॉपर को उस दिन की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाते जिस दिन विल गायब हुआ था, बल्कि किसी और दिन के सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। मगर हॉपर ये नोटिस कर लेता है, जिससे हॉपर को लैब पर शक हो जाता है। इसीलिए अब हॉपर इस लैब की जानकारी निकालना भी शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी अपनी दोस्त बार्ब के घर कॉल करती है, लेकिन उसकी मॉम बताती है कि अब तक बार्ब घर नहीं आई है, और ये सुनकर नैन्सी बहाना बना देती है कि उसे याद आ गया कि बार्ब कहाँ गई है। यहीं स्टीव को भी अब पता चल जाता है कि जोनाथन उसकी और उसके दोस्तों की पिक्चर्स ले रहा था, इसलिए स्टीव उन सभी पिक्चर्स को लेकर फाड़ देता है और जोनाथन के कैमरे को भी तोड़ देता है। इसी दौरान नैन्सी भी यहाँ आ जाती है। नैन्सी उन फटी हुई पिक्चर्स में अपनी दोस्त बार्ब को देखती है और नैन्सी उन पिक्चर्स को उठा लेती है। वहीं 11 माइक और उसके दोस्तों के साथ विल को ढूंढने जाती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि 11 उसी लैब में थी और वहाँ डॉक्टर ब्रेनर ने 11 पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और इसी वजह से 11 के पास सुपर पावर्स हैं। अब यहाँ माइक, डस्टिन और लूकस आ जाते हैं और वो सब मिलकर विल को ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि माइक और 11 में अब काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है और माइक को 11 की हर एक बात पर पूरा विश्वास होता है। वहीं नैन्सी अपनी दोस्त बार्ब के लिए काफी परेशान होती है, क्योंकि उस रात पार्टी के बाद से ही बार्ब मिसिंग होती है और इस बारे में सिर्फ नैन्सी ही जानती है। नैन्सी बार्ब को ढूंढने के लिए फिर से स्टीव के घर के पूल के पास जाती है
और यहाँ नैन्सी को कुछ तो अजीब दिखता है, जिसे देखकर नैन्सी काफी डर जाती है और यहाँ से वापस भाग जाती है। नैन्सी अपने घर आती है और अपनी मॉम को बार्ब के मिसिंग होने के बारे में बता देती है। वहीं दूसरी तरफ विल के घर में विल लाइट्स की मदद से जोयस से बात करता है और बताता है कि वो जिंदा है मगर खतरे में है। फिर अचानक से विल जोयस से कहता है कि भागो, और तभी दीवार में से एक मॉन्स्टर बाहर आता है जिसका चेहरा नहीं होता। उसे देखकर जोयस काफी डर जाती है और भागती है। वहीं दूसरी तरफ 11 माइक, डस्टिन और लूकस को विल के घर तक लाती है और कहती है कि विल यहीं छुपा है, मगर माइक कहता है कि विल यहाँ छुपा नहीं है बल्कि वो यहाँ रहता है। अब तभी ये सब बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस की गाड़ियों को देखते हैं। ये सब उनका पीछा करने लगते हैं और ये सभी एक लेक के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ रेस्क्यू टीम को विल की डेड बॉडी मिलती है और विल अब मर चुका होता है। विल की मौत से माइक, डस्टिन और लूकस को काफी दुख होता है। माइक यहाँ से तुरंत अपने घर चला जाता है, जहाँ अब नैन्सी और उसकी मॉम ने बार्ब के पेरेंट्स को बार्ब के मिसिंग होने के बारे में बता दिया होता है। वहीं जोयस उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है और फिर वो जोनाथन को मिल जाती है और जोनाथन के पास जोयस सेफ महसूस करती है। इसके बाद जोयस पुलिस ऑफिसर हॉपर को उसकी दीवार से निकले उसी मॉन्स्टर के बारे में बताती है, लेकिन जब हॉपर घर के अंदर आकर उस दीवार को देखता है तो वो दीवार बिल्कुल ठीक होती है। इसीलिए हॉपर सोचता है कि विल के मिसिंग होने की वजह से शायद जोयस काफी टेंशन में है और ये सब उसका वहम है। इसके बाद हॉपर जोयस को बता देता है कि उन्हें विल की डेड बॉडी मिली है जो कि एक लेक में थी, लेकिन जोयस कहती है कि वो विल नहीं हो सकता। जोयस हॉपर को बताती है कि विल थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहा था। यहाँ जोनाथन और हॉपर जोयस को संभालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जोयस को विल की मौत से कोई सदमा लगा है, लेकिन जोयस उनसे लगातार कह रही होती है कि विल बिल्कुल ठीक है और उसने जो भी देखा था वो सब सच था। लेकिन अब कोई भी जोयस की बात पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन जोयस मुर्दा घर में रखी विल की डेड बॉडी को देखने जाती है। यहाँ जोयस इस डेड बॉडी को देखकर कहती है कि ये विल नहीं है, क्योंकि विल की डेड बॉडी पर एक बर्थ मार्क था जो कि इस डेड बॉडी पर नहीं है। जोयस ये सारी बातें हॉपर को भी बताती है। वहीं दूसरी तरफ माइक विल की मौत से काफी दुखी होता है और 11 से कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, लेकिन 11 अब अपनी पावर्स की मदद से माइक के रेडियो को किसी तरह असली विल से कनेक्ट कर देती है और विल अपना फेवरेट गाना गा रहा होता है। माइक विल की आवाज सुनकर पहचान लेता है कि ये विल ही है, मगर तभी कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन माइक को अब यकीन हो जाता है कि 11 बिल्कुल सही कह रही थी और विल अब भी जिंदा है। इसीलिए माइक, डस्टिन और लूकस को भी ये सब बताता है और लूकस और डस्टिन भी यहाँ आ जाते हैं। मगर अब 11 फिर से विल से कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती, इसीलिए अब ये सब 11 के भेस को बदलवाकर उसे अपने स्कूल ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से लैब को देखते हैं, जहां लैब के बेसमेंट में दो अलग अलग दुनियाओं के बीच वही गेट यानी कि एक पोर्टल खुला होता है और डॉक्टर ब्रेनर उस पोर्टल में से एक लड़के को दूसरी दुनिया में भेजते हैं, लेकिन उस दुनिया का एक मॉन्स्टर उस लड़के को मार देता है। दूसरी तरफ नैन्सी अपनी दोस्त बार्ब के लिए काफी परेशान होती है। तभी नैन्सी को उन पिक्चर्स के बारे में याद आता है जो कि जोनाथन ने ली थी। नैन्सी उन पिक्चर्स को जोड़ती है और इस पिक्चर में नैन्सी को बार्ब के पीछे एक शैडो दिखती है। इसीलिए नैन्सी तुरंत जोनाथन के पास जाती है। नैन्सी जोनाथन को वो पिक्चर दिखाती है। फिर जोनाथन नैन्सी को बताता है कि जब वो ये पिक्चर्स ले रहा था तो बार्ब पूल के पास ही बैठी थी, मगर तभी वो अचानक से वहाँ से गायब हो गई थी। इसके बाद नैन्सी भी जोनाथन को बता देती है कि जब वो दोबारा स्टीव के पूल के पास गई थी तो उसने वहाँ एक अजीब सी चीज को देखा था जिसका कोई भी चेहरा नहीं था। ये सुनकर जोनाथन चौंक जाता है क्योंकि उसकी मॉम जोयस ने भी बिल्कुल ऐसी ही चीज देखी थी। वहीं दूसरी तरफ माइक के स्कूल में एक बड़ा सा रेडियो रखा होता है और अब 11 अपनी पावर्स की मदद से विल से फिर से कांटेक्ट कर लेती है। इसी दौरान हम विल की मॉम जोयस को भी देखते हैं जो कि अपने घर में विल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं और तभी एक दीवार के अंदर से विल की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी डरा हुआ होता है। विल अपनी मॉम से बात करता है और इस दीवार के दूसरी तरफ जोयस विल को देख भी पा रही होती है और विल की आवाज को सुनती है। 11 अपनी पावर्स की मदद से विल की आवाज को माइक, डस्टिन और लूकस को भी सुनाती है। वहीं विल अपनी मॉम से कहता है कि वो मॉन्स्टर वापस आ रहा है। जोयस विल से कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें उससे छुपना होगा। जिसके बाद विल यहाँ से उस मॉन्स्टर से बचकर भाग जाता है और दीवार फिर से नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ 11 का भी विल से कांटेक्ट टूट जाता है। विल की मॉम एक एक्स लेकर उस दीवार को तोड़ती हैं, लेकिन अब दीवार नॉर्मल हो चुकी होती है। इसी वजह से इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद हम फिर से जोनाथन और नैन्सी को देखते हैं। जोनाथन उसी पिक्चर को बड़ा करके देखता है तो इन दोनों को उस मॉन्स्टर की एक पिक्चर मिल जाती है। यहाँ जोनाथन को अब यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम बिल्कुल सच कह रही थी। वहीं हॉपर को भी विल की डेड बॉडी पर शक हो जाता है। हॉपर मुर्दा घर में जाकर विल की डेड बॉडी को चेक करता है और हॉपर को पता चलता है कि ये डेड बॉडी तो नकली है। अब क्योंकि ये डेड बॉडी जिसे मिली थी उसका कनेक्शन उसी लैब से था, इसीलिए हॉपर को लगता है कि विल के मिसिंग केस में लैब का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हॉपर अब लैब में जाता है। हॉपर छुपकर लैब में घूम रहा होता है। इसी दौरान हॉपर को एक रूम मिल जाता है जो कि किसी बच्चे का होता है।
वहीं दीवार पर एक बच्चे की ड्राइंग भी लगी होती है। हॉपर को लगता है कि जरूर यहाँ विल को कैद किया गया होगा, इसीलिए हॉपर अब हर जगह विल को आवाज लगाकर ढूंढने लगता है। तभी हॉपर बेसमेंट में पहुंच जाता है। हॉपर वहाँ दो दुनियाओं के बीच बने उसी पोर्टल को देख लेता है, मगर तभी कोई यहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और हॉपर अब यहाँ बेहोश हो जाता है। इसी दौरान हम माइक, लूकस और डस्टिन को भी देखते हैं, जो कि इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर विल इस वक्त कहाँ है। तभी 11 इन्हें बताती है कि विल अपसाइड डाउन वर्ल्ड यानी कि उसी उल्टी दुनिया में पहुंच गया है, जहां जाकर वो फंस चुका है। अब ये सब जानने के बाद ये सब बात करते हैं कि किस तरह अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाकर विल को बचा सकते हैं, लेकिन अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने का इन्हें कोई भी तरीका नहीं पता होता। अगले दिन हॉपर अपने घर में जागता है। हॉपर को सब कुछ याद होता है कि वो हॉकिंस लैब में गया था, जहाँ उसने वो पोर्टल भी देखा था। हॉपर को शक हो जाता है कि उस पर कोई तो नजर रख रहा है, इसीलिए वो अपने घर की तलाशी लेने लगता है। हॉपर को अपने घर में एक छुपा हुआ माइक्रोफोन मिलता है। हॉपर समझ जाता है कि सच में लैब में कुछ तो चल रहा है और लैब के लोग इन सभी लोगों पर नजर भी रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकस अपने एक टीचर मिस्टर क्लार्क के पास जाते हैं, जो कि एक साइंस के टीचर होते हैं। ये तीनों अपने टीचर से डिफरेंट डायमेंशन के बीच ट्रेवल कैसे किया जा सकता है ये पूछते हैं। मिस्टर क्लार्क इन्हें थ्योरेटिकली समझाते हैं कि डिफरेंट डायमेंशंस के बीच ट्रेवल करने के लिए एक गेट यानी कि एक पोर्टल की जरूरत होगी, जो कि काफी ज्यादा एनर्जी से ही खुलेगा, मगर फिलहाल इंसान कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं बना सकते। इस पर डस्टिन पूछता है कि अगर ऐसा गेट पहले से ही बन चुका हो तो क्या होगा। मिस्टर क्लार्क ने बताते हैं कि अगर ऐसा गेट पहले से ही होता तो हमें पता चल चुका होता, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में और एनवायरनमेंट में अड़चन डालता। अब ये सब जानने के बाद माइक, डस्टिन और लूकस 11 के पास आ जाते हैं और उसे बताकर उससे कहते हैं कि ऐसा गेट बन चुका है। लूकस 11 से पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि ऐसा गेट कहाँ है, मगर 11 मना कर देती है। इस पर लूकस कहता है कि अगर तुम उस गेट के बारे में नहीं जानती तो तुम अपसाइड डाउन वर्ल्ड के बारे में कैसे जानती हो। इस पर 11 बिल्कुल चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। यही डस्टिन अपने कंपास को देख रहा होता है। डस्टिन को लगता है कि उसका कंपास खराब हो गया है, लेकिन फिर वो सबके कंपास को देखता है और डस्टिन पाता है कि सारे कंपास अलग दिशा में पॉइंट कर रहे हैं। डस्टिन लूकस और माइक को समझाता है कि सारे कंपास नॉर्थ दिशा में पॉइंट करते हैं, लेकिन इस वक्त सारे कंपास गलत तरफ पॉइंट कर रहे हैं। और जैसा कि मिस्टर क्लार्क ने कहा था कि वो गेट मैग्नेटिक फील्ड में अड़चन डालेगा, तो हो सकता है कि सारे कंपास उसी वजह से नॉर्थ दिशा की जगह दूसरी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। डस्टिन कहता है कि कंपास की मदद से अगर हम इसी दिशा को फॉलो करें तो शायद हम उस गेट तक पहुंच सकते हैं। लूकस और माइक को ये आइडिया बिल्कुल ठीक लगता है, मगर 11 ये सब सुनकर काफी डरी हुई होती है। ऐसा लगता है कि वो सबसे कुछ छुपा रही है। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन और नैन्सी ये पता लगाते हैं कि जिस मॉन्स्टर को नैन्सी ने देखा था और जो बार्ब के साथ उस फोटो में है, वो जंगलों में आसपास ही नजर आया है। इसलिए अब नैन्सी और जोनाथन उस मॉन्स्टर को मारने जाने का फैसला करते हैं। जोनाथन एक गन ले लेता है और नैन्सी अपने बेड से उस मॉन्स्टर को मारने की प्रैक्टिस करती है। तभी यहाँ स्टीव आ जाता है। स्टीव नैन्सी को कुछ समय के लिए अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है, मगर नैन्सी बहाना बनाकर स्टीव को मना कर देती है। इसके बाद नैन्सी और जोनाथन जंगलों में उसी मॉन्स्टर को ढूंढने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकस अपने कंपास को फॉलो करके अपसाइड डाउन वर्ल्ड के गेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 11 भी इनके साथ ही होती है और कुछ सोच रही होती है। इसी दौरान हम 11 के पास्ट को देखते हैं, जहां डॉक्टर ब्रेनर 11 पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। 11 माइक, डस्टिन और लूकस को सेफ रखने के लिए अपनी पावर्स की मदद से उनके कंपास को दिशा बदल देती है, मगर थोड़ी देर बाद डस्टिन देखता है कि वो फिर से अपने घर की तरफ ही जा रहे हैं, यानी कि इनके कंपास की दिशा बदल चुकी है। यहाँ लूकस को पता चल जाता है कि 11 अपनी पावर्स की मदद से उन्हें भटका रही है। लूकस 11 से पहले से ही गुस्सा होता है और लूकस 11 से अब कहता है कि तुम शुरू से ही हमें भटका रही हो और हमारा फायदा उठा रही हो, मगर 11 लूकस और माइक से कहती है कि वो जगह खतरनाक है। अब इसके बाद हम जॉयस को देखते हैं, जो कि अपने घर में बैठी होती है और तभी यहाँ पर हॉपर आ जाता है और जॉयस को कुछ भी बोलने से मना कर देता है। हॉपर जॉयस के घर को भी चेक करता है और देखता है कि कहीं लैब वालों ने यहाँ भी तो माइक्रोफोन नहीं लगा रखा, लेकिन हॉपर को यहाँ कोई भी माइक्रोफोन नहीं मिलता। फिर हॉपर जॉयस से कहता है कि तुम सही थी, वो बॉडी विल की नहीं थी, बल्कि वो बॉडी नकली थी। जॉयस ही जानकर रोने लगती है, क्योंकि जॉयस शुरू से ही जानती थी कि विल जिंदा है और अब जॉयस को विल के वापस आने की एक और उम्मीद मिल जाती है। वहीं अब लूकस और माइक के बीच 11 की वजह से लड़ाई होने लगती है, मगर तभी 11 की पावर्स फिर से अनकंट्रोल होने की वजह से 11 लूकस को दूर फेंक देती है, जिससे लूकस वहीं बेहोश हो जाता है। माइक और डस्टिन लूकस को उठाने की कोशिश करते हैं। माइक 11 पर चिल्लाता है और 11 मन ही मन काफी दुखी होती है। थोड़ी देर बाद लूकस होश में आ जाता है, लेकिन लूकस अब माइक से गुस्सा हो गया होता है और वो तुरंत अपने घर चले जाता है। माइक और डस्टिन 11 को देखते हैं तो 11 भी अब यहाँ से गायब हो गई होती है, यानी कि 11 भी अब यहाँ से भाग चुकी है। अब रात हो जाती है। जोनाथन और नैन्सी अभी पागलों की तरह जंगलों में उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी इन्हें एक हिरन की आवाज आती है और ये दोनों उस हिरन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो हिरन तो जख्मी पड़ा है और यहाँ तड़प रहा है। और तभी अचानक से कोई इस हिरन को खींचकर ले जाता है। ये देखकर नैन्सी और जोनाथन हिरन के खून का पीछा करते हैं। नैन्सी को एक बड़े पेड़ के अंदर से कुछ अजीब दिखता है। नैन्सी अंदर जाती है तो वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ वही मॉन्स्टर उस हिरन को खा रहा होता है।
नैन्सी उसे देखकर काफी डर जाती है। जोनाथन नैन्सी को ढूंढ लेता है और नैन्सी अपसाइड डाउन वर्ल्ड से बाहर आ जाती है। नैन्सी इस हादसे से काफी डर जाती है और जोनाथन नैन्सी को उसके घर तक ले जाता है। जोनाथन नैन्सी के साथ उसके रूम में ही होता है और तभी स्टीव नैन्सी के घर आता है। स्टीव नैन्सी और जोनाथन को साथ देखकर सोचता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए स्टीव नैन्सी को गलत समझकर यहाँ से चला जाता है। नैन्सी उन्हीं सारी चीजों को याद करके काफी डरी हुई होती है, इसलिए वो जोनाथन को आज रात यहीं रहने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हॉपर जो इसको बता रहा होता है कि उसने लैब के अंदर एक बच्चे का रूम भी देखा था और वहाँ एक दीवार पर एक बच्चे की ड्राइंग भी लगी हुई थी। हॉपर को लगता है कि वहाँ विल को रखा गया होगा, लेकिन जॉयस पूछती है कि तुमने जो वहाँ ड्राइंग देखी थी वो कैसी थी। इस पर हॉपर कहता है कि वो एक बच्चे की ड्राइंग थी, वो कितनी अच्छी हो सकती है। मगर फिर जॉयस हॉपर को विल की ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि वो बच्चा विल नहीं हो सकता, क्योंकि विल काफी अच्छी ड्राइंग बनाता है। अब ये सुनकर हॉपर को याद आता है कि विल के मिसिंग केस के पूछताछ के दौरान ही एक आदमी ने उसे एक और बच्चे के बारे में बताया था और साथ ही साथ लैब की जानकारी निकालते समय हॉपर को एक लेडी टेरी आइव्स के बारे में पता चला था, जिसने लैब पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है। अब ये सब जानकर हॉपर समझ जाता है कि शायद टेरी आइव्स सही थी, इसीलिए अगले दिन हॉपर जॉयस के साथ टेरी आइव्स का एड्रेस पता करके वहाँ जाता है। यहीं माइक 11 का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन 11 पूरी रात घर नहीं आई होती। इस बात से माइक काफी डिसअपॉइंट होता है। इसके बाद यहाँ डस्टिन भी आ जाता है। माइक डस्टिन को सब कुछ बताकर 11 को ढूंढने के लिए कहता है। फिर ये दोनों लूकस के घर जाते हैं, लेकिन लूकस अब भी 11 से नाराज होता है और उसे ना ढूंढने के लिए कहता है। लूकस विल को बचाने के लिए अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने के गेट को ढूंढने के लिए कहता है। लूकस अब अकेले ही उस गेट को ढूंढने निकल जाता है। माइक और डस्टिन 11 को ढूंढने जाते हैं। वहीं नैन्सी और जोनाथन फिर से डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इस बार हथियारों के साथ उस मॉन्स्टर को मारने जाएंगे, इसलिए अब नैन्सी और जोनाथन हथियारों को शॉपिंग करते हैं। मगर इसी दौरान नैन्सी देखती है कि स्टीव अपने दोस्तों के साथ मिलकर जगह जगह नैन्सी के लिए अब्यूजिव वर्ड्स लिख रहा है, इसलिए नैन्सी जाकर स्टीव के एक जोरदार थप्पड़ मारती है। स्टीव ने नैन्सी को कल रात जोनाथन के साथ देखा था, जिस वजह से स्टीव नैन्सी को गलत समझ रहा होता है। फिर यहाँ जोनाथन भी आ जाता है। स्टीव जोनाथन से पंगा लेने लगता है, इसीलिए जोनाथन भी स्टीव के एक पंच मार देता है, जिसके बाद यहाँ जोनाथन और स्टीव में फाइट होने लगती है। मगर तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। स्टीव अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाता है और पुलिस जोनाथन को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जॉयस और हॉपर टेरी आइव्स के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन टेरी आइव्स मेंटली तौर पर ठीक नहीं होती और जॉयस और हॉपर टेरी आइव्स की बहन से कुछ पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों को भी कुछ खास पता नहीं चलता। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी हॉपर का कॉलीग पुलिस ऑफिसर हॉपर को बताता है कि उन्होंने जोनाथन को अरेस्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से डस्टिन और माइक को देखते हैं, जो कि 11 को जंगलों में ढूंढ रहे होते हैं। तो तभी इनके स्कूल के दो लड़के आकर डस्टिन और माइक को परेशान करने लगते हैं। मगर फिर यहाँ 11 आकर माइक और डस्टिन को बचाती है और अपनी पावर्स की मदद से एक लड़के का हाथ तोड़ देती है और वो दोनों लड़के ये देखकर यहाँ से डरकर भाग जाते हैं और माइक और डस्टिन बच जाते हैं। यहीं 11 अब कई बार अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर चुकी होती है, जिस वजह से 11 कमजोर हो जाती है और यहीं बेहोश हो जाती है। इसी दौरान हम फिर से 11 के पास्ट को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि डॉक्टर ब्रेनर के 11 पर एक्सपेरिमेंट की वजह से ही 11 की पावर्स अनकंट्रोल हो गई थी और 11 ने ही अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने का पोर्टल खोल दिया था, यानी कि दोनों दुनियाओं के बीच बने गेट को 11 ने ही खोला है। यहाँ अब 11 को होश आता है। 11 माइक को बता देती है कि वो गेट मैंने ही खोला है। 11 माइक से कहती है कि मैं सच में एक मॉन्स्टर ही हूँ, मगर माइक 11 से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मॉन्स्टर नहीं हो। इसके बाद माइक और डस्टिन 11 को वापस घर ले जाते हैं। यहीं लैब के लोग 11 पर नजर रख रहे होते हैं और अब वो 11 को पकड़ने वाले होते हैं। दूसरी तरफ लूकस अकेले ही अपने कंपास की दिशा को फॉलो करते हुए गेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है और तभी लूकस हॉकिंस लैब के पास पहुंच जाता है। लूकस हॉकिंस लैब पर नजर रखता है और तभी लूकस देखता है कि डॉक्टर ब्रेनर अपने लोगों के साथ 11 को पकड़ने जा रहे हैं। वहीं डस्टिन और माइक 11 को लेकर माइक के घर के बेसमेंट में आ जाते हैं, मगर तभी लूकस इन्हें वॉकी टॉकी के जरिए बताता है कि बुरे लोगों को 11 के बारे में पता चल चुका है और वो लोग 11 को पकड़ने आ रहे हैं। ये जानकर माइक और डस्टिन घर से बाहर देखते हैं, जहां अब डॉक्टर ब्रेनर अपने लोगों के साथ 11 को पकड़ने आ गए होते हैं। ये देखकर माइक और डस्टिन 11 के साथ यहाँ से भागते हैं। लूकस भी रास्ते में इन्हें मिल जाता है, मगर डॉक्टर ब्रेनर अब भी अपने लोगों के साथ कई सारी गाड़ियों से इनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी एक वैन इनके सामने से आती है, लेकिन 11 अपनी पावर्स की मदद से उस पूरी वैन को हवा में उड़ाकर पीछे फेंक देती है, जिससे बाकी सारी गाड़ियों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। माइक और बाकी सब बचकर यहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। यहाँ अब लूकस और 11 में फिर से दोस्ती हो जाती है और एक बार फिर से इन सबके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं जॉयस और हॉपर हॉकिंस में वापस आ जाते हैं। ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां जोनाथन को अरेस्ट करके रखा गया होता है। हॉपर का कॉलीग हॉपर को जोनाथन की गाड़ी में से मिले हथियारों को दिखाता है। उन हथियारों को देखकर हॉपर जोनाथन से इस बारे में पूछता है। फिर जोनाथन हॉपर और जॉयस को उस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ बता देता है।
इसके बाद यहाँ एक लेडी अपने बेटे के साथ आती है और ये लड़का वही होता है जिसका हाथ 11 ने माइक और डस्टिन को बचाने के लिए तोड़ दिया था। उस लड़की की मॉम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती है और वो लड़का हॉपर को 11 के बारे में बताता है और कहता है कि उसके बाल ऐसे थे जैसे उन्हें शेव किया गया हो और उसके पास कई सारी पावर्स भी थी और वो लड़की हमेशा माइक और उसके दोस्तों के साथ रहती है। अब ये सब जानने के बाद हॉपर नैन्सी के साथ माइक के घर जाता है, लेकिन माइक वहाँ नहीं होता और अब यहाँ डॉक्टर ब्रेनर के लोग नैन्सी के मॉम डैड से घर में पूछताछ कर रहे होते हैं और घर में तलाशी भी ले रहे होते हैं ताकि वो माइक को ढूंढ सकें। यहाँ हॉपर समझ जाता है कि डॉक्टर ब्रेनर अब तक माइक और बाकी सबको नहीं ढूंढ पाए हैं, इसीलिए हॉपर जॉयस, नैन्सी और जोनाथन के साथ मिलकर डॉक्टर ब्रेनर से पहले माइक और बाकी सबको ढूंढते हैं। ये चारों जॉयस के घर जाते हैं जहाँ ये सब विल के वॉकी टॉकी के जरिए माइक से कांटेक्ट करते हैं और इनका ये प्लान काम कर जाता है और माइक से इनका कांटेक्ट हो जाता है। माइक ने बता देता है कि वो सब कहाँ हैं, जिसके बाद हॉपर वहां जाकर माइक और बाकी सबको बचाकर वहां से ले आता है। अब ये सभी लोग जॉयस के घर में आ जाते हैं। यहाँ माइक, डस्टिन और लूकस हॉपर और बाकी सबको अपसाइड डाउन वर्ल्ड के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि विल अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच गया है। यही ये सब अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने के गेट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो गेट हॉकिंस लैब में है। तभी हॉपर को याद आता है कि लैब के बेसमेंट में उसने जरूर उसी गेट को देखा होगा। फिर यहाँ नैन्सी और जॉयस 11 से विल और बार्ब से कांटेक्ट करने के लिए कहती हैं, जैसे कि 11 ने पहले किया था। 11 फिर से उन दोनों से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन 11 काफी कमजोर होने की वजह से उन दोनों से कांटेक्ट नहीं कर पाती। फिर 11 बाथरूम में जाती है, तभी 11 को याद आता है कि वो एक बाथटब के जरिए अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाती थी। 11 ये बात सभी लोगों को बताती है, जिसके बाद ये सब मिलकर स्कूल में वैसा ही एक बाथटब तैयार करते हैं। फिर 11 उस बाथटब के अंदर जाती है और पानी के ऊपर तैरने लगती है। 11 अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां जाकर वो विल और बार्ब को ढूंढती है। 11 को बार्ब की डेड बॉडी दिखती है। 11 सबको बताती है कि बार्ब मर चुकी है। इसके बाद 11 विल को ढूंढती है। 11 को विल मिल जाता है, जो कि अब भी जिंदा होता है। 11 सबको बताती है कि वो जिंदा है। इसके बाद 11 वापस जाग जाती है। अब विल को बचाने के लिए जॉयस और हॉपर अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने के लिए लैब की तरफ जाने लगते हैं। यही नैन्सी बार्ब की मौत की खबर सुनकर दुखी होती है। जोनाथन नैन्सी के पास जाता है और ये दोनों अब फिर से उस मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाते हैं ताकि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जॉयस और हॉपर सेफ रहें। लेकिन दूसरी तरफ जॉयस और हॉपर को लैब में पकड़ लिया जाता है। इसी दौरान हमें विल को भी दिखाया जाता है, जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में होता है, और तभी यहाँ कोई आकर विल पर हमला कर देता है। सीन यहीं कट हो जाता है और फिर हम लैब में जॉयस और हॉपर को देखते हैं, जिन्हें अब कैद कर लिया गया होता है। डॉक्टर ब्रेनर जॉयस के पास आकर 11 के बारे में पूछते हैं। दूसरी तरफ हॉपर को भी टॉर्चर किया जा रहा होता है। इसके बाद हॉपर डॉक्टर ब्रेनर से सौदा करता है और उन्हें 11 कहाँ है ये बताकर खुद जॉयस के साथ विल को ढूंढने के लिए अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने लगता है। बाद में डॉक्टर ब्रेनर अपने सभी लोगों के साथ लैब को छोड़कर चले जाते हैं और 11 को पकड़ने जाते हैं। हॉपर और जॉयस उस पोर्टल के जरिए अंदर जाते हैं। वहीं जोनाथन और नैन्सी जोनाथन के घर आकर मॉन्स्टर को मारने का ट्रैप बनाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने हाथ को काटकर खून से उस मॉन्स्टर को यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। बाद में ये दोनों मॉन्स्टर के यहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं, मगर तभी यहाँ स्टीव आ जाता है। स्टीव को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है, और तभी यहाँ वो मॉन्स्टर भी आ जाता है। ये तीनों उस मॉन्स्टर से बचकर भागते हैं। फिर ये तीनों मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और उसे ट्रैप में फंसाकर उसे जला देते हैं। इसके बाद जोनाथन आग को बुझाता है, मगर अब वो मॉन्स्टर यहाँ से भाग गया होता है। वहीं अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जॉयस और हॉपर विल को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं स्कूल में माइक, 11 और बाकी सभी अकेले होते हैं, और तभी डॉक्टर ब्रेनर अपने लोगों के साथ उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। ये चारों उन सभी लोगों से बचकर भागते हैं। 11 कुछ लोगों को अपनी पावर्स की मदद से मार देती है, मगर 11 फिर यहाँ बेहोश हो जाती है। डॉक्टर ब्रेनर यहाँ आते हैं और 11 को ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी खून को सूंघकर वही मॉन्स्टर डेमोगोर्गन यहाँ आ जाता है और वो डॉक्टर ब्रेनर पर हमला कर देता है। सभी लोग उसे रोकने लगते हैं। माइक, डस्टिन और लूकस 11 को लेकर एक दूसरे रूम में छुप जाते हैं, मगर वो डेमोगोर्गन यहाँ आ जाता है। मगर अब 11 अपनी पावर्स की मदद से उस डेमोगोर्गन से फाइट करती है। 11 डेमोगोर्गन को अपनी पावर से दूर फेंक देती है और फिर उसे डस्ट में बदल देती है। 11 माइक की तरफ मुड़कर उससे कहती है गुड बाय, जिसके बाद डेमोगोर्गन के साथ साथ 11 भी यहाँ से गायब हो जाती है। वहीं अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जॉयस और हॉपर को विल मिल जाता है। विल की सांसें रुक चुकी होती हैं। हॉपर और जॉयस विल को CPR देकर उसे वापस होश में लाते हैं। जॉयस और हॉपर विल को वापस असली दुनिया में ले आते हैं और कुछ दिनों बाद विल को होश आता है और वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। विल के दोस्त विल से मिलते हैं और सभी लोग काफी खुश होते हैं, मगर फिर 1 महीने बाद विल को दिखाया जाता है, जो कि खांसता है और उसके मुंह से एक क्रिएचर बाहर आता है, जिसके साथ ही विल को अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक विजन भी आता है। यानी कि अभी भी सारी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई हैं। और इसी एंडिंग के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है।
सो दोस्तों ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वेल अगर आपको इसके सीजन 2 का भी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।